4 बजे की 40 ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। आज की पहली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद भगवंत मान ने बड़ा ऐलान किया है। भगवंत मान ने पंजाब में घूस मांगने वालों के खिलाफ हेल्पलाइन नंबर जारी किया है और 23 मार्च को भगवंत मान जारी करेंगे हेल्पलाइन नंबर। मान ने कहा कि पंजाब के इतिहास में घूस के खिलाफ किसी ने हेल्पलाइन नंबर जारी नहीं किया है, लेकिन सरकार करने जा रही है। लोग बेधड़क फोन करके घूस के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अब आगे एक और बड़ी खबर, यूपी में 21 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं सीएम योगी। सूत्रों के हवाले से खबर यह आ रही है कि 20 मार्च को यूपी में विधायक दल की बैठक होगी और जिसमें सीएम योगी को विधायक दल का नेता भी चुना जाएगा। सूत्र ये भी जानकारी दे रहे हैं कि पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत करीब 70,000 से अधिक दर्शक शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा होंगे। अब तीसरी ब्रेकिंग न्यूज की ओर बढ़ते हैं। यूपी में बीजेपी के बंपर जीत के बाद सियासी समीकरण तेजी के साथ बदल रहे हैं। शपथ से पहले मुलाकातों का सिलसिला भी काफी तेज हो गया है। दिल्ली में अपना दल एस के अध्यक्ष और सांसद अनुप्रिया पटेल ने जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस दौरान निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने भी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। तस्वीर आप देख रहे हैं। उधर उत्तर प्रदेश चुनाव के नतीजों की समीक्षा के लिए प्रियंका गांधी की कांग्रेस नेताओं और पदाधिकारियों के साथ 1-to-1 मुलाकात जारी है। सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी, आचार्य प्रमोद कृष्ण, सतीश अजमानी, पूर्व विधायक अजय राय, पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, नवनिर्वाचित विधायक वीरेंद्र चौधरी से मुलाकात की है। पांचवी खबर की ओर बढ़ते हैं। 24 अप्रैल को पीएम मोदी का जम्मू कश्मीर का दौरा है। पंचायती राज दिवस के मौके पर करेंगे घाटी का दौरा। नए राज्य के तौर पर पुनर्गठन के बाद पीएम मोदी का पहला जम्मू कश्मीर का दौरा होगा। पीएम के दौरे के लिए खास तैयारियां की जा रही हैं। पीएम के कश्मीर दौरे की औपचारिक घोषणा भी कर दी गई है। अब छठी ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। फिल्म कश्मीर फाइल्स पर सियासत लगातार जारी है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कश्मीरी पंडितों के दर्द को हथियार बना रही है सरकार। पीएम मोदी के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर फाइल्स की तारीफ की। कहा कि द कश्मीर फाइल्स ने दुनिया के सामने सच को उजागर किया है। अमित शाह ने कहा कि ऐसी ऐतिहासिक गलतियां दोहराई न जाएं। इस दिशा में यह फिल्म समाज और देश को जागरूक करने का काम करेगी। अब 7वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। कश्मीर फाइल्स पर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा कि फिल्म दिखाकर नफरत की खेती से जिंदगियां नहीं चलेंगी। सुरजेवाला आगे वो बोलते हैं कि हिंदुस्तान फिल्मों से नहीं चलेगा, हिंदुस्तान सरकार की शासन और नीतियों से चलेगा। सुरजेवाला ने सरकार से सवाल करते हुए कहा कि सरकार बताए कि कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास कब करेंगे। 8वीं ब्रेकिंग न्यूज अब आपकी टीवी स्क्रीन पर। एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसा। अखिलेश यादव ने कहा कि लखीमपुर हिंसा पर भी फिल्म बनानी चाहिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि अगर कश्मीर पर फिल्म बन रही है तो कम से कम लखीमपुर कांड का भी सच सामने आना ही चाहिए। लखीमपुर में किसानों को जीप से कुचल दिया गया था और समय आए और लखीमपुर फाइल्स फिल्म बननी भी चाहिए। अब एक और खबर का रुख कर लेते हैं। मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पत्नी के साथ देखी कश्मीर फाइल्स। शिवराज सिंह चौहान बोले कि दर्द से भरा है मन। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी फिल्म देखने के लिए पहुंचे। भूपेश बघेल बोले कि फिल्म में हिंसा के अलावा कुछ भी नहीं है, सब आधा अधूरा दिखाया गया है। 10वीं ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। बिहार में आज से टैक्स फ्री हुई द कश्मीर फाइल्स और कश्मीर के मुद्दों पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने की मांग की जा रही थी, जिसको बिहार सरकार ने मान लिया है। द कश्मीर फाइल्स फिल्म को अब बिहार में टैक्स फ्री कर दिया गया है। बिहार सरकार ने आदेश पास भी कर दिया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि सच्चाई की जानकारी आसानी से होनी ही चाहिए। अब 4 बजे की 11वीं ब्रेकिंग न्यूज की ओर बढ़ते हैं। कश्मीर फाइल्स को बिहार में टैक्स फ्री करने पर राबड़ी देवी ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा। कहा कि नीतीश सरकार बिहार और देश की जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। फिल्म टैक्स फ्री करने से आम जनता को कोई फायदा नहीं है। लोग फिल्म नहीं देखेंगे। फिल्म देखने से समस्या का समाधान नहीं होता है। अब 12वीं ब्रेकिंग न्यूज की ओर बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में फिल्म को टैक्स फ्री न करने पर बीजेपी ने शिवसेना पर सवाल खड़े किए। राम कदम बोले कि क्या ये सच है कि महाराष्ट्र सरकार फिल्म टैक्स फ्री नहीं करेगी। राम कदम बोले कि चुनाव के वक्त शिवसेना के नेता मंदिरों में जाने का ढोंग करते हैं। अब जिस फिल्म में कश्मीरी पंडितों का इतिहास है और वो नकार रहे हैं। अब एक और खबर, 13वीं ब्रेकिंग न्यूज। महाराष्ट्र में द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री न करने पर संजय राउत ने सफाई दी। कहा कि फिल्म द कश्मीर फाइल्स को छोड़ दीजिए। हमने जब बाला साहब ठाकरे पर फिल्म बनाई थी तो उसे भी टैक्स फ्री नहीं किया था और फिर भी लोग देखने आए थे। हम पर सवाल खड़े करने वाले सुन लें कि बाला साहब ठाकरे ने कश्मीरी पंडितों के बच्चों के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में महाराष्ट्र में एक कोटा भी रखा हुआ था। अब 14वीं ब्रेकिंग न्यूज की ओर बढ़ते हैं। भारत से रिश्ते सुधारना चाहता है चीन। चीन के विदेश मंत्री जल्द आ सकते हैं भारत। गलवान हिंसा के बाद से ये चीन की ओर से पहली आधिकारिक यात्रा होगी। 24 मार्च को चीन के विदेश मंत्री वांग यी के भारत आने की खबर है और इस यात्रा को ब्रिक्स सम्मेलन से भी जोड़कर देखा जा रहा है। अगला ब्रिक्स सम्मेलन चीन में हो सकता है। भारत इनकार न कर दे, इसीलिए चीन रिश्ते सुधारना भी चाहता है। 15वीं ब्रेकिंग न्यूज अब आपकी टीवी स्क्रीन पर। पीएम मोदी ने मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी के कॉमन फाउंडेशन कोर्स के समापन समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान नए खेल परिसर का भी उद्घाटन किया। पीएम मोदी ट्रेनी आईएएस
अधिकारियों को अपने अनुभव साझा करते हुए दिखाई दिए और कहा कि तेजी से एक नया वर्ल्ड ऑर्डर उभर रहा है, भारत को अपनी भूमिका बढ़ानी होगी और तेजी से विकास करना होगा। इस दौरान पीएम ने अफसरों को फाइल और फील्ड का फर्क भी समझाया है। एक और खबर, ईडी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को एक बार फिर से समन भेजा है। कोयला घोटाले मामले में ईडी अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी से मामले में पूछताछ करना चाहती है। बताया यह भी जा रहा है कि ईडी पहले अभिषेक बनर्जी से 21 मार्च को पूछताछ करेगी और फिर 22 मार्च को रुजिरा से भी पूछताछ की जाएगी। एक और खबर सूत्रों के हवाले से है कि समाजवादी पार्टी नेता शरद यादव ने अपनी पार्टी लोकतांत्रिक जनता दल का विलय आरजेडी में करने का फैसला किया है। बताया यह जा रहा है कि विलय 20 मार्च को होगा। मौजूदा राजनीतिक हालात और जनता परिवार को साथ लाने की दलील देते हुए शरद यादव ने विलय को जरूरी कदम बताया। उधर शरद यादव को अदालत ने दिल्ली स्थित सरकारी बंगला खाली करने का भी आदेश दे दिया। 18वीं ब्रेकिंग न्यूज, चुनाव हारने वाले 5 बार के सीएम रह चुके अकाली दल के नेता प्रकाश सिंह बादल ने बड़ा ऐलान किया है। कहा कि मैं पेंशन नहीं लूंगा। प्रकाश सिंह बादल बोले कि पंजाब सरकार से अनुरोध है कि पूर्व विधायक होने के नाते जो भी पेंशन दी जानी है उस पैसे का इस्तेमाल लोक हित में किया जाए। 19वीं ब्रेकिंग न्यूज, अब त्रिपुरा राज्य विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू। 5 दिवसीय सत्र की शुरुआत राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य से के अभिभाषण के साथ हुई। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान मुख्य विपक्षी दल और पूर्व मुख्यमंत्री मानिक सरकार ने हस्तक्षेप करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। बता दें कि वित्त मंत्री आज बजट पेश करने वाले थे। 20वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं, हिजाब विवाद को लेकर है। मुस्लिम संगठनों ने आज कर्नाटक बंद किया। बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट के फैसले आने के बाद मुस्लिम संगठन खुश नहीं है। कोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम संगठनों ने कर्नाटक बंद किया है। शहर के कई इलाकों में बंद का असर साफ तौर पर देखने को मिला। बेंगलुरु के शिवाजी नगर में ज्यादातर दुकानें बंद दिखी। बंद की वजह से फल और सब्जी विक्रेताओं की हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं। 21वीं ब्रेकिंग न्यूज, अब आपकी टीवी स्क्रीन पर, सीआरपीएफ जवानों ने 1 मार्च 2021 से 16 मार्च 2022 तक जम्मू कश्मीर में 175 आतंकियों को मार गिराया है। वहीं 183 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। सीआरपीएफ के डीजी कुलदीप सिंह ने जानकारी दी। डीजी कुलदीप सिंह ने कहा कि आतंक के खिलाफ कार्रवाई में आतंकी जिस भी जगह पनाह लेंगे उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा बिल्कुल नहीं जाएगा। बुलंदशहर हिंसा पर बड़ा फैसला आ गया है। सियाना में 2018 में हुई हिंसा को लेकर आरोपियों पर राजद्रोह का मुकदमा चलेगा और मामले में 36 आरोपियों पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया जाएगा। एडीजे कोर्ट ने मुकदमा चलाने का आदेश दे दिया है। बता दें कि हाल ही में मुख्य आरोपी योगेश राज ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कोर्ट में सरेंडर किया था। 3 दिसंबर 2018 को गौकशी के बाद हिंसा और बवाल हुआ था। इधर खबर, चीन और हांगकांग में कोरोना की नई लहर ने बढ़ाई है चिंता। चीन में टूटे कोरोना के सारे रिकॉर्ड। कई शहरों में लगा है लॉकडाउन। जीरो कोविड पॉलिसी भी हुई है लागू, जिसके तहत क्वारंटीन नियम सख्त कर दिए गए हैं। हांगकांग में कोरोना का कहर है। करीब 10 लाख कोरोना के केस मिले हैं और 4600 से अधिक लोगों की मौत भी हुई है। एक और खबर, कोरोना वायरस को लेकर डब्ल्यूएचओ की चेतावनी। कहा कि अचानक बढ़ सकते हैं कोरोना के केस। एशिया के कई देशों में तेजी से बढ़ सकते हैं कोरोना के मामले। कुछ देशों में कोरोना के नए वेरिएंट की भी एंट्री हो चुकी है। 25वीं खबर, चीन सिंगापुर में फैले नए वेरिएंट को लेकर भारत में अलर्ट है। नए वेरिएंट संक्रमित देशों से आने वालों की हाई ट्रेसिंग भी की जा रही है, टेस्टिंग भी की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने इंटरनेशनल ट्रैवल पॉइंट्स पर जांच और निगरानी बढ़ाने को कहा है। साथ ही कोरोना संक्रमितों की जीनोम सीक्वेंसिंग कराने के लिए भी कहा है। 26वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। 12 से 14 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हुआ है। पहले दिन 2,60,000 से ज्यादा बच्चों का वैक्सीनेशन हुआ है और 28वें दिन कोर्बेवैक्स की दूसरी डोज लगाई जाएगी। देश में 12 से 13 साल की उम्र के 4 करोड़ से ज्यादा बच्चे हैं। एक और खबर, कोरोना वायरस का एक और नया वेरिएंट। इजराइल में नए वेरिएंट के 2 मरीज मिले हैं। आरटी-पीसीआर की रिपोर्ट में हुआ है बड़ा खुलासा। इजराइल हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2 सब वेरिएंट के संयोजन से बना है नया वेरिएंट। ये वेरिएंट दुनिया भर में अभी कहीं नहीं मिला है। 28वीं ब्रेकिंग न्यूज, यूक्रेन रूस के बीच चल रहे युद्ध का आज 22वां दिन है। रूस लगातार यूक्रेन पर हमले कर रहा है। वहीं यूक्रेन का दावा है कि रूस अब आम नागरिकों को निशाना बना रहा है। कीव, खार्किव समेत कई शहरों में रूसी सेना की तरफ से लगातार गोलाबारी भी जारी है। रूसी हमले में यूक्रेन के करीब 24 शहरों में भारी तबाही मची हुई है। 29वीं ब्रेकिंग न्यूज, खार्किव के साल्तोवका इलाके से आ रही है स्ट्राइक देखने को मिली है। हवाई हमले में मार्केट का पूरा इलाका तबाह हो गया है। तबाही से भीषण मंजर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। तस्वीर में बाजार में स्थित इमारत पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है। खार्किव का रिहायशी इलाका ये माना जाता है। आगे, रूस लगातार यूक्रेन पर बम बरसा रहा है। खार्किव के मेरफा में रूसी बमबारी से भारी नुकसान हुआ है। यूक्रेन का ये दावा है कि मेरफा में रूसी रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहे हैं और बमबारी के दौरान मेरफा इलाके के कई स्कूल और घर पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं। अब 31वीं ब्रेकिंग न्यूज, यूक्रेन के मारियोपोल में रूस का बड़ा हमला। रूसी विमान ने थिएटर को बनाया निशाना। थिएटर में 1000 लोगों ने शरण ले रखी थी। कीव टाइम्स के मुताबिक थिएटर में शायद ही कोई बचा हो। रूस ने थिएटर पर हमले से इनकार किया है। कहा कि रूस ने किसी भी थिएटर को निशाना नहीं बनाया है।
32वीं ब्रेकिंग न्यूज। अब यूक्रेन के सर्नी में रूसी मिसाइल अटैक हुआ है और रूस ने सर्नी सुरक्षा संस्थान को बनाया निशाना। मिसाइल अटैक में कोई हताहत नहीं हुआ है। रूसी मिसाइल अटैक का वीडियो भी सामने आया है। रूस लगातार यूक्रेन के सैन्य और रक्षा संस्थानों पर बम बरसा रहा है। आगे मारियोपोल में भीषण लड़ाई लगातार जारी है। यूक्रेनी हमले में रूसी टैंक तबाह हो गए हैं। टैंक से निकल रहे साफ तौर पर भागते हुए रूसी सैनिक नजर आ रहे हैं। ड्रोन से ताबड़तोड़ बमबारी का वीडियो भी सामने आया है। यूक्रेनी सेना ने दागे हैं एक के बाद एक कई गोले और अब बमबारी होते हुए रूस टैंक ध्वस्त हो रहे हैं। अब आगे खैरसों से खबर है, यूक्रेनी सेना के रूसी हेलीकॉप्टर पर हमला किया गया है। यूक्रेनी सेना ने 3 रूसी चॉपर को मार गिराया है। अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर रूसी चॉपर्स पर यूक्रेन ने गोले दागे और हमले में 3 रूसी हेलीकॉप्टर सहित कई सैन्य वाहन तबाह हो गए। तस्वीरें आपके सामने। एक और खबर, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूसी विदेश मंत्री का बड़ा बयान आया। रूस और यूक्रेन के बीच रुक सकता है युद्ध और लावरोव ने कहा है कि मानवीय मुद्दों और राजनीतिक समाधान पर यूक्रेन और रूस के बीच बातचीत चल रही है। लावरोव ने यह भी कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत मुश्किल है, लेकिन एक समझौते पर पहुंचने की उम्मीद है। रूस और यूक्रेन के बीच छठे दौर की बातचीत की तैयारी चल रही है। 36वीं ब्रेकिंग न्यूज का जल्दी से रुख करते हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन में अपने सैन्य अभियान को सफल बताया है। पुतिन ने कहा कि रूसी सेना अपने तय लक्ष्यों की ओर लगातार बढ़ रही है। पुतिन ने अमेरिका और पश्चिमी देशों पर तंज कसाए। पुतिन ने कहा कि रूस को अलग थलग करने और दुनिया में पश्चिम प्रभुत्व कायम करने की कोशिश सफल नहीं होगी। पुतिन ने कहा कि अगर पश्चिम को लगता है कि रूस कदम खींच लेगा तो वे रूस को ठीक से समझते नहीं है। पुतिन ने फिर साफ किया है कि यूक्रेन पर कब्जा करने का उनका कोई इरादा नहीं है। 37वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने यूक्रेन युद्ध पर दिया है बड़ा आदेश। आईसीजे ने रूस को यूक्रेन पर फौरन हमला बंद करने के लिए आदेश दिए हैं। रूस सैन्य अभियान को आगे बढ़ाने का कोई कदम नहीं उठाएगा। आईसीजे ने दोनों देशों को दिया है आदेश। कहा कि ऐसे किसी भी कदम या बयान से बचे जिससे तनाव बढ़ता है। 38वीं ब्रेकिंग न्यूज, रूस यूक्रेन जंग को लेकर यूनिसेफ ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। यूनिसेफ ने दावा किया है कि यूक्रेन में हर मिनट 55 बच्चे शरणार्थी बन रहे हैं। फ्रांस की फर्स्ट लेडी बेट्सी मार्किन ने और फ्रांसीसी शिक्षा मंत्री ने यूक्रेनी शरणार्थी बच्चों से मुलाकात की और मिसेस मार्किन और शिक्षा मंत्री ने स्कूल में यूक्रेनी बच्चों के हालचाल भी जाने हैं। जापान में तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए और रिक्टर स्केल पर 7.3 इसकी तीव्रता मापी गई। 4 लोगों की मौत की खबर है। 90 लोग घायल हुए। भूकंप के झटकों के बाद जापान की राजधानी टोक्यो में अंधेरा छाया हुआ है। करीब 20 लाख घरों की बिजली गुल है। जापान में आए भूकंप के कारण बुलेट ट्रेन पटरी से उतर गई और फुकुशिमा में सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। एक और खबर, उत्तर मध्य म्यांमार में जेल से भागने की कोशिश कर रहे कैदी मारे गए हैं। गोलीबारी में 7 कैदियों की मौत हो गई है। 12 से ज्यादा जख्मी हैं। 50 कैदियों ने 3 सुरक्षा गार्ड को बंधक बनाकर भागने की कोशिश की। गोलीबारी में जेल से भागने की साजिश रचने वाला कैदी मारा गया है। जेल अधिकारियों के मुताबिक जेल में तकरीबन 1000 कैदी मौजूद हैं और समय रहते जेल पुलिस ने कुछ कैदियों को पकड़ लिया। यह है 4 बजे की 40वीं ब्रेकिंग न्यूज।